चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं अरावली फॉरेस्ट लैंड को लेकर के। तो अरावली फॉरेस्ट वाले एरिया में, जो कि पार्टिकुलरली हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा के किनारे एक गांव है। इस फॉरेस्ट एरिया में लोगों ने घर बनाना चालू कर दिया है अवैध रूप से, और वहाँ पर रहना चालू कर दिए। तो इससे न केवल पेड़ पौधे काटे जाते हैं, बल्कि वहाँ पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनका शिकार किया जाता है। इसके साथ ही साथ में जहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पेड़ पौधों को काट करके साफ करके खेती का काम चालू कर दिया जाता है। ठीक है। और धीरे 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 करके फिर वहाँ पर एक घर बनता है, दो घर बनता है, इस प्रकार से फिर बस्तियाँ बसना चालू हो जाती हैं। तो इसी को लेकर के जब उनकी बिल्डिंगों को सरकार की तरफ से हटाया जाने लगा, गिराया जाने लगा, तो उन लोगों ने अपनी याचिका दायर किए थे सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से इनकार कर दिया है कि अभी जो बिल्डिंगें गिराई जा रही हैं उनको हम स्टे लगा देंगे या फिर रोक देंगे। अब इसमें बात यह है, जो लैंड ग्रैबर्स हैं, सरकार उनको ला से छूट नहीं दे सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। देखो, पिटीशन में लोगों ने क्या कहा था। उनका कहना था कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स थे, हम सरकार को दिखा सकते थे, लेकिन सरकार ने हमें पर्याप्त टाइम नहीं दी है। और कम से कम अब यहाँ से जो लोग हटाए जा रहे हैं उनको फिर कहीं ना कहीं तो जगह ज़मीन देना पड़ेगा ना, उनका पुनर्वास करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है कि हमें जो जानकारी है मिली है उसके हिसाब से तो यही बात पता चलती है कि आपको पर्याप्त टाइम दिया गया था कि आप अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराइए, लेकिन आप लोग नहीं करा सके। इसलिए जो डिमोलिशन का जो काम है वो कंटिन्यू रहेगा। इसके बाद वाली न्यूज़ मुदुमलाई टाइगर रिजर्व से आई है। केवल इसमें एक पिक्चर दिखाया गया है और उसी पिक्चर में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में बात कही गई है। तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ बातें हैं, फिर से हम देख लेते हैं ताकि चीज़ें रिपीट होती रहें। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिला में 3 स्टेट के त्रि जंक्शन पर स्थित है। वो कौन कौन से स्टेट हैं? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ये तीनों स्टेट जहाँ आपस में मिलते हैं ना, उसी जंक्शन पर स्थित है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। यदि क्षेत्रफल की बात करें तो 321 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और 1986 में घोषित भारत के पहले बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा था। सीमा विस्तार की हम बात करें तो इसकी सीमा पश्चिम की तरफ से केरल, और केरल में कहाँ पर, वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य के साथ में अपनी बाउंड्री को ये शेयर करता है, और नॉर्थ में बांदीपुरा टाइगर रिजर्व के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है। ठीक है। और ये हो गया कर्नाटक, और दक्षिण पूर्व में उत्तर प्रभाग और दक्षिण पश्चिम में गुडुलार वन प्रभाग से ये मिलकर, ठीक है, अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। और संरक्षण की यदि हम बात करें तो टाइगर को यहाँ संरक्षण प्राप्त है। एशियाई हाथी जैसे जीव हमको देखने के लिए यहाँ पर मिलते हैं। और इसके बाद बात करते हैं मोयार नदी की। तो मोयार रिवर मुदुमलाई टाइगर रिजर्व से होकर बहती है, और मुदुमलाई तथा बांदीपुर अभ्यारण्य के बीच प्राकृतिक विभाजन रेखा का भी ये काम करती है। मुदुमलाई और बांदीपुर के बीच में डिवाइडेशन का ये काम करती है। यदि हम बात करें टाइगर रिजर्व की घोषणा कब की गई थी, तो तमिलनाडु स्टेट की गवर्नमेंट ने अप्रैल 2007 में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में बाघों की जो घटती आबादी है, इसी को देखते देखते इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत टाइगर रिजर्व बना दिया था। वनस्पति की हम बात करें तो यहाँ पर लंबी लंबी घासें पाई जाती हैं, जिनको एलिफेंट घास के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बांस, सागौन, रोजवुड, इस प्रकार के पेड़ पौधों की प्रजातियाँ भी हमको देखने को मिलते हैं। और जीव जंतुओं की यदि हम बात करें तो बाघ, हाथी, इंडियन गौर, पैंथर, बार्किंग डियर, मालाबार, विशालकाय गिलहरी और हाइनास है।
और यदि हम न्यूज़ की बात देखें तो पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, इसको किस प्रकार से रस्सी से बांधा गया है। इसका एक जो पैर है ऐसा ऊपर उठा हुआ है, इसको भी रस्सी से बांधे हैं, और इसके ऊपर भी इसको बांधे हैं। इस प्रकार से इसको ना ट्रक के ऊपर ले जा रहे हैं ताकि इसका ट्रीटमेंट हो सके। यही जो पिक्चर है वो है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व की। तो इसको अब ट्रक में चढ़ाएंगे और फिर इसका ट्रीटमेंट करेंगे। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं दिल्ली हाई कोर्ट के एक ऑर्डर से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल, तन्हा एंड देवांगना कालिदा, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, तीनों की और भी लोग इसमें शामिल होंगे। तो इनको तिहाड़ जेल से रिलीज करने का ऑर्डर हाई कोर्ट ने दे दिया है। और इनको पिछले साल अरेस्ट किया गया था मई के महीने में। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो दंगे हुए थे ना, उनके साथ में इनका कनेक्शन था, ऐसा कर चलते चलते इनको अरेस्ट किया गया था। आगे जब पुलिस ने ये कहा कि हम इसलिए अभी नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि अभी ये सब लोग बाहर के रहने वाले हैं, हमें इनके परमानेंट एड्रेस को वेरीफाई करना होगा, इसके बाद हम छोड़ेंगे। लेकिन कोर्ट ने इस बात को भी मना कर दिया। ठीक है, ये कोई ऐसा रीजन, बहुत बड़ा रीजन नहीं है कि जब तक आप हमें रिपोर्ट दोगे तब तक उनको जेल में ही रखोगे, ऐसा हाई कोर्ट का कहना है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं असम स्टेट से। तो असम की सरकार चाहती है कि वो रीअलाइनमेंट करे ट्रैक्स का, जो कि वेटलैंड से होकर के जाते हैं। रीअलाइनमेंट का मतलब होता है उनका पुनर्निर्माण करना, फिर से मरम्मत करना। और ऐसा माना जाता है, देखो यदि जंगल से ट्रेन गुजरेगी तो जाहिर सी बात है जब ट्रैक को एलिफेंट्स क्रॉस करेंगे तो उनकी डेथ होना निश्चित है। इस प्रकार से कई सारी घटनाएं हो रही हैं, सामने आ रही हैं। इसके साथ साथ में भी पर्यावरण को कुछ नुकसान पहुंच रहा है। कौन कौन सा नुकसान पहुंच रहा है, सरकार क्या कर सकती है, क्या करना चाहिए, सारी बातें इसमें हम देखने वाले हैं। असम गवर्नमेंट ने प्रपोज की है ब्रॉड गेज रेलवे लाइन को रीअलाइनमेंट करने का। मतलब हम इसको बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, या फिर इसकी मरम्मत कर देती हैं, जो कि दीपूर बील इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया डेसिग्नेटेड है अंडर रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड। इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहीं का जो ब्रॉडगेज वाला रेलवे लाइन है उसको चेंज करने की बात की जा रही है। आगे कुछ कुछ रीज़न बताए जाते हैं, जैसे कि कई सारे जो एलिफेंट्स हैं ना, ये रेलवे ट्रैक को क्रॉस करते हैं, उसके ऊपर चलते हैं। कहाँ कहाँ पर? रानी रिजर्व फॉरेस्ट और जो सेंचुरी वाला हिस्सा है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं ना इस प्रकार से। जैसे कि ये वाला एरिया है तो एक एरिया ये है, एक एरिया ये है, यहाँ पर ये ट्रैक बिछे हुए हैं, तो इसी को ये लोग क्रॉस करते हैं या फिर इसके ऐसे करके पैरेलल में चलने लग जाते हैं। इसी के चलते चलते कई सारे हाथी रेलवे लाइन में, ट्रेन में दबकर मर जाते हैं। इनके क्रॉसिंग का रीज़न रहता है नहाने जाना है, या फिर कुछ कुछ एक्वाटिक प्लांट्स हैं उनको खाना है, वेटलैंड वाले एरिया में जो लगे हुए हैं उनको खाना है। और वेटलैंड की यदि हम बात करें ना, तो ये वही है 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ गुवाहाटी में। तो आगे सरकार का कहना है, हमने जो है प्रपोज़ल भेज दिए हैं केंद्र सरकार के पास में कि ये जो रेलवे लाइन है इसका रीअलाइनमेंट किया जाए, जो कि वेटलैंड से होकर के जा रही है और नॉइज़ पोल्यूशन करती है और डिस्टर्ब करती है माइग्रेटरी बर्ड्स को। इसके अलावा सरकार ये भी चाहती है कि एनजीटी से हमें इसका अप्रूवल मिल जाए, क्लियरेंस मिल जाए, जो कि इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत में आता है ये वाला है एरिया। इसके अलावा भी कुछ कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि डंपिंग साइट है, ये कूड़ा कचरा सब वहीं पर डंप कर दिया जाता है। इसके अलावा अनट्रीटेड सीवेज का जो वाटर है वो भी इस एरिया में आने लगा है। ऐसे ऐसे कुछ कंसर्न हैं जिनसे निपटने की ज़रूरत है। इसी पर कुछ कुछ बातचीत चल रही थी सरकार की। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं उड़ीसा से।
उड़ीसा की गवर्नमेंट ने कुछ पैकेज को अनाउंस किया है वहाँ के गरीब लोगों से। तो कोरोना से जिस प्रकार वहाँ के गरीब लोग प्रभावित हुए हैं, चाहे वो बिल्डिंग बनाने का काम करने वाले मजदूर हों, चाहे वो गरीब किसान लोग हों, तो सारे लोगों को उड़ीसा की गवर्नमेंट कुछ मॉनेटरी असिस्टेंट प्रोवाइड करना चाहती है। इसी को लेकर के ये न्यूज़ आई है। टोटल यदि इस स्कीम में हम पैसों की बात करें ना, तो 1690 करोड़ रुपया इस वेलफेयर स्कीम में खर्च होने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि कोविड-19 पेंडेमिक के कारण मैसिव जॉब लॉस हुई है और कई सारे जो मिलियंस जो लोग हैं ना, वो गरीबी में घुस गए हैं। इसी के चलते चलते उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने थर्सडे के दिन अनाउंस किया कि हम 1690 रुपया करोड़ की असिस्टेंस इन सारे लोगों को प्रोवाइड करेंगे, जो कि इकोनॉमिकली एंड सोशली वीकर सेक्शन है हमारे समाज के। इस पैकेज से किन किन को लाभ मिलने वाला है? पहली बात, ऐसे किसान जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, दूसरे के यहाँ मेहनत मजदूरी करने जाते हैं या फिर किराए की ज़मीन लेते हैं और उसमें खेती किसानी करते हैं, ये लोग घर बनाने वाले, मेहनत मजदूरी करने वाले कंस्ट्रक्शन वर्कर, इसके अलावा अर्बन पुअर, फिर है पीवीटीजीज पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स ग्रुप, ये भी इसमें शामिल है। बेनिफिशरीज ऑफ द स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम, जो उनको राशन की दुकान में फ्री राशन मिलता है, वो लोग भी इसमें शामिल हैं। और मनरेगा में काम करने वाले लोग, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसके अलावा फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट हैं इस स्कीम में शामिल, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अब हम थोड़ा थोड़ा इसमें डिटेल देख लेते हैं, जैसे किस क्षेत्र में कितना कितना पैसा इसमें दिया जाएगा। 17.89 लाख लैंडलेस फार्मर्स, इनको स्पेशली मॉनेटरी असिस्टेंस मिलने वाला है 1000 रुपया का। स्कीम का नाम है कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, जिसको कालिया शॉर्टकट में कहा जाता है। टोटल इसमें पैसा खर्च होने वाला है 178.911 करोड़ रुपया। इसके अलावा गवर्नमेंट 260 रुपया करोड़ खर्च करेगी मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान या फिर मुक्ता योजना जिसको कहते हैं। इसमें किनको असिस्टेंट मिलने वाली है? ये जो स्कीम है वो अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा इसमें यह भी डिसाइड किया गया है कि हम मनरेगा में काम करने वाले लोगों को 50 रुपया एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे। कंस्ट्रक्शन के काम में लगे लोगों के लिए 1500 रुपया की असिस्टेंट प्रोवाइड की जाएगी। टोटल इसकी वैल्यू देखा तो 360 करोड़ रुपया हो रहा है। सिमिलरली गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी 5 किलो फ्री राइस, जो कि स्टेट की राशन की दुकान से जो वो लेते हैं, योजना का लाभ लेते हैं ना, फूड सिक्योरिटी वाली स्कीम के अंतर्गत, जिसको SFSS के नाम से जाना जाता है। तो 5 किलो एक्स्ट्रा और देने वाली है उड़ीसा की सरकार उनको राइस। इसको यदि हम टोटल पैसों में आके तो 92.86 करोड़ रुपया हो रहा है। इसके अलावा सीएम ने ये भी अनाउंस किया है कि 5000 रुपया हम पीवीटीजीज ग्रुप्स को देंगे। ये जो जनजातियां हैं, टोटल मेंबर हो रहे हैं इनके 66,214। इसके बाद वाली न्यूज़ है राजस्थान से। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर का कहना है कि प्रधानमंत्री की जो स्कीम है वो अनाथों को इंस्टेंट हेल्प नहीं प्रोवाइड कर रही। मतलब आज के आज, उन्हें तो आज के आज हेल्प चाहिए ना। आप कहते हो कि 18 साल के बाद से उनको जो है आप क्या दोगे, मंथली स्टाइफंड दोगे। 23 साल के होने के बाद उनको वो पूरा पैसा दोगे, लेकिन आप इंस्टेंस उनको हेल्प कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा राजस्थान की सीएम का कहना है। और इनकी जो स्कीम है इसके बारे में यहाँ पर बात बताई गई है। मिनिस्टर्स कोरोना बाल कल्याण योजना, ऐसे चिल्ड्रन जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया है, इनको 2500 रुपया मंथली मिलेगा जब तक कि वो 18 साल के नहीं हो जाते। इसके अलावा ऐसे बच्चे को
असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी 5 लाख रुपया की जैसे ही वो 18 साल की उम्र को पूरे कर लेते हैं। इसके अलावा फ्री सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन तो मिलेगा ही है, इसके साथ साथ में और भी अदर बेनिफिट मिलने वाले हैं। और जब फिर बात करी गई वैक्सीन वेस्टेज को लेकर के, तो राजस्थान के सीएम का कहना है, देखो हमारी सरकार ने 2% से 0.8% तक वैक्सीन की शॉर्टेज को ला दिया है, जबकि जो नेशनल का एवरेज है ना 6% है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं साइबर फ्रॉड से रिलेटेड। ठीक है, आपके साथ में यदि किसी प्रकार का इंटरनेट में धोखाधड़ी हो जाती है, ठीक है, और आपके पैसे ठग लिए जाते हैं, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर का यूज़ कर सकते हैं और अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस नेशनल हेल्पलाइन को लॉन्च किया है। 155260 ये नंबर है। ठीक है, ये प्रिवेंट करेगी फाइनेंशियल से होने वाले लॉस के कारण, यदि आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है। ठीक है, इसको सॉफ्ट लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल को। ये ऑपरेशनेबल रहेगी किसके द्वारा? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये साथ में काम करेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में। ऑल मेजर बैंक्स, पेमेंट बैंक, वॉलेट एंड ऑनलाइन मर्चेंट्स। आज यदि फॉरेन वाले पेज से देखें तो पार्टिकुलर ऐसी कोई कंट्रीज़ की न्यूज़ नहीं आई है जिसके चलते चलते हम उसका मैप देखें। तो जियोग्राफी वाले सेक्शन में हम एक काम करते हैं। अभी चक्रवात साइक्लोन बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, और साइक्लोन में सब एक महत्वपूर्ण रोल रहता है कोरियोलिस इफ़ेक्ट का, जिसको कोरियोलिस फोर्स भी हम कहते हैं। कोरियोलिस बल के कारण ही हवाएं अपनी दिशा को चेंज कर देती हैं। तो इसी को लेकर, इसी के चलते चलते फिर जो साइक्लोन रहते हैं ना, उनकी दिशा अलग अलग हो जाती। मतलब यदि वो उत्तरी ध्रुव वाले एरिया में आ रहे हैं, हमारी धरती के नॉर्थ वाले पोल में आ रहे हैं तो अलग, और यदि दक्षिणी हिस्से में आ रहे हैं तो उनकी डायरेक्शन अलग हो जाती है। नीचे तरफ यदि वो आते हैं तो उनकी डायरेक्शन हो जाती है घड़ी की सुई की दिशा में, और यदि ये नॉर्थ वाले हिस्से में आते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज उनके घूमने की दिशा हो जाती है। तो कोरियोलिस इफ़ेक्ट क्या होता है, इसको हम जान लेते हैं। हमारी धरती घूमती है, इसी के कारण पवनें भी अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती हैं। जिधर वो चल रही थी उधर न जाके उनको भी मजबूरी में घूमना पड़ जाता। इसको घुमाने के लिए जो बल यूज़ हो रहा है, उसी बल को हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। इसका नाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा था। इन्होंने ही सबसे पहले इस बल के प्रभाव का वर्णन 1835 में किया था। इस बल के प्रभाव से जो हमारा उत्तरी गोलार्ध रहता है, वहाँ पर पवनें दाहिने हाथ की तरफ मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो यदि ये पवनें इस प्रकार से हम इसको उत्तर दक्षिण हिस्से में बांट लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो जो पवनें हैं दाहिनी तरफ मुड़ जाएंगी, इस प्रकार से ये राइट हैंड की तरफ मुड़ जाती हैं। ठीक है, और यदि हम दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चलते हैं तो पवनें बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इस प्रकार से ये बाईं ओर मुड़ जाती हैं। और देखो, ये वाला जो नियम है ना, इसको हम फेरेल के नियम भी कहते हैं, क्योंकि इस नियम को हम फेरेल के नियम के से भी हम सिद्ध कर सकते हैं। इसे बाइज बैलेट नियम द्वारा भी हम समझ सकते हैं, जो क्या कहता है, यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में खड़ा है, पवन की तरफ उसकी पीठ है, तो उच्च दाब उसकी दाहिनी तरफ रहेगा और निम्न दाब उसके बाईं तरफ रहेगा। दक्षिणी गोलार्ध में स्थिति इसकी ठीक उल्टी हो जाती है। इस फोर्स के कारण विषुवत रेखा पर इफेक्ट 0 रहता है। ठीक है, विषुवत रेखा पर पवनों की दिशा में कोई विक्षेप हमको देखने को नहीं मिलता है। इस बल का अधिकतर प्रभाव हमको देखने को मिलता है ध्रुवों पर। मतलब ध्रुवों पर पवनों की दिशा में सबसे ज़्यादा बदलाव देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा वो मुड़ती हैं।